अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या हमें हमारे एक लिसनर ने कराची से भेजा है। उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये वाक़या उनकी और उनकी फैमिली की ही आप बीती है। तो चलें आज का वाक़या हम उसके भेजने वाले की ही ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल, मैं कराची का रहने वाला हूँ। ये वाक़या मेरी और मेरी फैमिली के साथ साल 2012 में पेश आया। उस वक्त हम हैदराबाद में रहा करते थे। मेरे वालिद का कारोबार कुछ ऐसा था कि अक्सर उन्हें काम के सिलसिले से कराची जाना पड़ता था। जब हम लोगों ने इस तरह उन्हें फ्रीक्वेंटली हैदराबाद से कराची और फिर कराची से हैदराबाद सफ़र करते देखा, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मुस्तकिल तौर पे कराची ही शिफ्ट हो जाएं। और फिर यूं ही चंद माह में हमने अपनी हैदराबाद की तमाम जमा पूंजी बेचकर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 5 में एक फ्लैट ले लिया। इस तरह हम घर और कारोबार समेत हैदराबाद से कराची मुस्तकिल तौर पे मुंतकिल हो गए थे। हमारा वो फ्लैट 4th फ्लोर पे वाक़ था। उस फ्लैट में 3 कमरे थे और एक लॉन्ज था। उन 3 कमरों में से एक कमरा मेरे पेरेंट्स का, एक मेरा और एक कमरा मेरी छोटी बहन का था, जो उस वक्त 10 से 12 साल की थी। चंद दिनों तक घर के सामान की तरतीब और मुख्तलिफ चीज़ें जब मामूल पे आ गईं, तो हम अपनी वैसे ही ज़िंदगी बसर करने लगे जैसे अपने पहले घर में किया करते थे। लेकिन चूंकि मुझे अक्सर रात लेट नाइट तक जागने की आदत थी, तो मैं रात में बाज़ औक़ात मूवीज़ वगैरह देखने लग जाता या फिर अपना कोई दूसरा काम लेकर बैठ जाया करता था। शुरू के दिन तो हमारे उस फ्लैट में बहुत अच्छे गुजरे। वालिद साहब का कारोबार भी अच्छा चल रहा था और दीगर मामलात भी अच्छे चल रहे थे। मानो जैसे हमें कराची भाग गया था, या यूं कह लें कि शायद हम कराची को भाग गए थे। लेकिन उस फ्लैट में एक गैर मामूली चीज़ जो हम सब ने महसूस की थी, वो ये कि उस फ्लैट के ख़ास हिस्से में अक्सर ऐसा लगता था कि कोई हमारे साथ हो, कोई हमारी बातें सुन रहा हो या हमसे बात करना चाह रहा हो। कभी किसी की आहट महसूस होती, तो कभी ऐसा लगता कि कोई हमें पीछे से अचानक दबोच लेगा। हमने सोचा कि नया घर है, थोड़ा वक्त गुजारने पे मजीद इससे उनसियत हो जाएगी तो सब नॉर्मल लगने लगेगा। खैर, इसी तरह मजीद कुछ और दिन गुजर गए। एक रात मैं मामूल के मुताबिक लॉन्च में टीवी देख रहा था। उस वक्त लॉन्च और इर्द गिर्द बिल्कुल अंधेरा था। मैं टीवी देख ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बहन अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई है। मुझे लगा कि वो पानी वगैरह पीने गई होगी, और ये सोच के मैंने उसे आवाज़ दी कि वापसी आते हुए मेरे लिए भी पानी ले आना, जिस पे उसका कोई जवाब नहीं आया। खैर, जब मज़ीद कुछ मिनट्स गुजर गए और वो वापस किचन से अपने कमरे की तरफ दोबारा नहीं आई, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मैं उठकर लॉन्च की लाइट ऑन की और जब किचन की तरफ गया तो वहाँ कोई नहीं था। उस वक्त मुझे बड़ा ताजुब हुआ। मैंने अपनी बहन के कमरे की तरफ देखा तो वो बेखबर सो रही थी। इस बात के बाद मैं काफ़ी सोच में आ गया कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहता था, इसलिए मज़ीद इसके बारे में आगे सोचा भी नहीं। और इसी तरह चंद दिन और गुजर गए कि एक शाम ठीक मगरिब के वक्त मेरी वालदा की लॉन्च की तरफ से चीखने की आवाज़ आई। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मुझे डांटने लगी कि यहाँ लॉन्च पे ये रेत किसने फेंकी है। बिलाल, आप यकीन करें, उस वक्त हमारे लॉन्च में समंदरी रेत एक ख़ास मिकदार में इस तरह पड़ी हुई कि किसी ने उसे लॉन्च में छिड़का हो। हम सब हैरान थे, क्योंकि किसी भी सूरत वहाँ पे वो समंदरी रेत तो आ ही नहीं सकती थी। खैर, उस वक्त किसी तरह वो बात आई गई हो गई,
लेकिन ठीक उसी रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। सर्दियों की रातें थीं और जाहिर है फैंस वगैरह भी बंद थे, तो अमूमन हमें ऐसे सन्नाटे में दूर की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। बिल्कुल इसी तरह उस वक्त रात के तकरीबन कुछ 2:30 या 3 बज रहे थे कि मुझे अचानक मेरी बहन के कमरे से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। अभी मैं उसकी ये हंसने की आवाज़ सुन ही रहा था कि वो आवाज़ हंसते हुए रोने में तब्दील हो गई। कहते हैं कि उस वक्त उसकी वो आवाज़ें रात के उस पहर सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डरता डरता दबे पांव उसके कमरे की तरफ जाने लगा, जो मेरे कमरे के बराबर में ही था। बिलाल, जब मैंने डरते डरते कांपते हुए हाथों से उसके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और एक कोने में खड़े होके चुपके से देखा, तो मेरी बहन अपने कमरे की अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी। उस वक्त वो अलमारी के ऊपर बैठ के अपने पैर हवा में स्विंग कर रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उस वक्त वो अकेले नहीं, उसके साथ कोई और भी है, जिसे वो देख के कभी हंसने लगती तो कभी हंसते हंसते रोने लग जाती। बिलाल, उस वक्त मेरी डर और खौफ की जो इंतहा थी, मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकता। लेकिन साथ ही अपनी उस छोटी मासूम बहन को इस हाल में देखकर रोना भी आ रहा था कि अचानक इसे ऐसा क्या हो गया है। मैं उस वक्त वहां से दबे पांव अपने पेरेंट्स के कमरे में गया, जो उस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाया और सारा किस्सा सुनाया, तो वो भी एकदम बदहवास और परेशान हो गए। और सच बताऊं तो उस वक्त हमें मेरी बहन के कमरे के आस-पास जाने से भी डर लग रहा था। लेकिन किसी तरह हम तीनों उसके कमरे में दाखिल हुए और जोर जोर से उसकी तरफ देख के आयतें पढ़ने लगे। इस दौरान वो हमें बिल्कुल गौर से देख रही थी। मेरे वालिद और मेरी वालदा ने किसी तरह उसको अलमारी से उतार कर नीचे बेड पे लेटा दिया और उस पर मुख्तलिफ आयतें पढ़ के दम करने लगे, जिससे वो कुछ ही देर में सो गई। ये सारी सूरत हाल देख के हमने फौरन करीबी मस्जिद के मौलाना साहब को बुलाने का सोचा। और जब अगली सुबह मौलाना साहब आए और उन्होंने इस फ्लैट का जायजा लिया, तो बताया कि इस फ्लैट में एक नहीं कई सारे जिन्नात का बसेरा है, जो कि एक फैमिली की शक्ल में इस फ्लैट में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात में अक्सर ये जिन्नात काबिज किए हुए घर का पीछा आसानी से नहीं छोड़ते, और अगर उन्हें फिर भी छेड़ा जाए तो वो रिटेलिएट कर सकते हैं, आपको मजीद तंग कर सकते हैं। उन्होंने मजीद मेरी बहन के बारे में बताया कि इस बच्ची के ऊपर भी किसी जिन्नात के बच्चे का साया चढ़ गया है और ये पोजेस्ड हो चुकी है। लिहाजा आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को छोड़ के किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं। बिलाल, ये बात सुनने के बाद हमारी फैमिली अंदर से बिल्कुल टूट सी गई थी। हमें इस घर में शिफ्ट हुए अभी चंद महीने ही हुए थे। हम अपना सब कुछ इस फ्लैट पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे और अब फौरी तौर पे इस घर को बेचकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना आसान नहीं था। और ये जानते हुए भी कि इस फ्लैट में असरात मौजूद हैं, किसी दूसरे को किस तरह बेच सकते थे। और दूसरी तरफ मेरी बहन, उसके साथ जो मामला चल रहे थे वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला था। खैर, इसी कश्मकश में और सोच विचार में मजीद चंद दिन और गुजर गए कि एक रात मेरी वालिदा किचन की तरफ जा रही थी कि उन्हें एक बार फिर मेरी बहन के कमरे से आवाजें आने लगी। बताती हैं कि वो कोई चीज मुसलसल पढ़ रही थी। जब वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि वो बेड पे बैठ के जिस तरह कुछ झूमते हुए पढ़ते हैं, उसी तरह वो कुछ अजीब सी चीजें जोर से पढ़ रही थी। कहती हैं कि वो 10 से 12 साल की बच्ची जिस आवाज में जिस तरह वो कलमात और अल्फाज अदा कर रही थी, वो एक काफी हैबतनाक मंजर लग रहा था।
جب میری والدہ نے اسے آواز لگائی اور اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے غیر یقینی طور پہ انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے کے کونے تک جا گریں۔ کہتی ہیں کہ اس وقت اسے کنٹرول کرنا کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اب یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ خود کو اذیتیں دینا شروع ہو گئی تھی۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ پہ رسیوں سے باندھ دیا تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ اور دوسری طرف میرے والد اور میں دوسرے کسی گھر میں ٹیمپرری شفٹ ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن میری والدہ میرے بہن کے کمرے کی صاف صفائی کر رہی تھی تو ان کی نظر میری بہن کے بیگ پہ پڑی۔ جب انہوں نے اس بیگ کو کھولا تو اندر سمندری ریت اور انسانی ہڈیاں موجود تھیں۔ یہ بات جب والدہ نے ہمیں بتائی تو ہمیں ایک بار پھر کافی حیرانی ہوئی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں آخر آ کیسے سکتی ہیں۔ اور پھر ایک رات ایسے ہی میں سو رہا تھا تو مجھے پھر میری بہن کی آواز آنے لگی۔ اس بار وہ کافی غصے میں گھرا رہی تھی۔ جب میں اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف پہنچا تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں ایک دم باہر کی طرف آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ اور ہولناک لگ رہا تھا۔ اس کی شکل بالکل تبدیل سی ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے میں بالکل ہل گیا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح وہ رات کٹ گئی اور صبح ہوتے ہی ہم نے قریب ہی کسی دوسرے فلیٹ کو رینٹ پہ دیکھنا شروع کیا اور جلد ہی وہاں شفٹ ہونے کا سوچ لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی بہن کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہو رہی تھی۔ نہ ہی وہ کچھ کھا پی رہی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہم ساتھ ہی اسے ہاسپٹل اور مولانا صاحب کو بھی دکھا رہے تھے، لیکن ان سب چیز کا کوئی افاقہ، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ایک رات اچانک میری بہن کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ وہ کافی بری طرح چیخنے چلانے لگ گئی۔ اس کی آواز بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ہم سب میں سے کسی کے کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جتنی بری طرح سے تڑپ رہی تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں اسے ہاسپٹل لے جانا چاہیے، اور یہ سوچ کے ہم ابھی اسے ہاسپٹل کے لیے ہی لے جا رہے تھے کہ اچانک اس کی باڈی بالکل غیر متحرک ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری چھوٹی بہن اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہمارا سب کچھ ہماری وہ چھوٹی بہن ہی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ گلستان جوہر کا وہ فلیٹ ہمارے لیے اتنا مہنگا ثابت ہو سکتا تھا، ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ بلال، آج اس بات کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں۔ ہم آج بھی کراچی میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہم نے وہ فلیٹ اس حادثے کے چند دنوں بعد ہی چھوڑ دیا تھا۔ اور جس دن ہم وہاں سے شفٹ ہونے لگے اور گھر کے فرنیچرز کو باہر نکالا تو کسی فرنیچر کے نیچے سے کسی انسان کی ہڈیاں نکلتی تو کسی فرنیچر سے کالے کپڑوں میں لپٹے بالوں کے گچھے۔